ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं, शायद फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को जनरली स्टूडेंट्स पी सिंबल से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है कि जैसे कोई बॉल है अगर 2 kg की और वो आगे जा रही है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो मोमेंटम है हम बोलेंगे 2 into 5 दैट इज 10 इन प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, तो ये मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। जैसे कि इस केस में वेलोसिटी डायरेक्शन ऑब्वियसली आगे की तरफ है स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे मोमेंटम भी जो है वो भी आगे की तरफ है। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स के दिमाग में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंटम का। देखो कुछ सिचुएशंस लेके मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे कुछ बहुत सिंपल सी सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो दो बहुत ही भारी ट्रक है हमारे पास, 100 kg की बहुत ही भारी ट्रक है या कार है। एक 2 के स्पीड से आगे जा रही है और एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। ठीक है, बहुत तेजी से आगे जा रही है। तो बताओ किसको रोकना आसान होगा? तो दोनों को रोकना डिफिकल्ट है, बट फिर भी किसको रोकना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? किसको रोकना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? तो स्टूडेंट्स आप समझ ही रहे होंगे कि ये बहुत तेज चल रहा है, तो इसको रोकना जो है वो काफी डिफिकल्ट होगा, जबकि इसको रोकना थोड़ा सा इजी होगा कंपैरिजन। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? देखो इसका मोमेंटम आप देखो कितना होगा और इसका मोमेंटम आप देखो कितना होगा। क्लियरली आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि इसका मोमेंटम जो है वो काफी ज्यादा है, जबकि इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम है। तो इसको रोकना इसलिए डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जिन चीजों का मोमेंटम ज्यादा होता है ना स्टूडेंट्स, जिन चीजों का मोमेंटम ज्यादा होता है उनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो कुछ और सिचुएशंस देखते हैं। यहां पे 100 kg का ये ट्रक है, 2 के स्पीड से आगे जा रहा है। ये 10 kg का ट्रक है या छोटी सी कोई व्हीकल है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। दोनों सेम स्पीड से आगे जा रही है स्टूडेंट्स, दोनों सेम स्पीड से आगे जा रही है, बराबर स्पीड से। लेकिन ये बहुत भारी भरकम है, ये हल्का है, हल्का। ठीक, तो आप बताओ अब किसको रोकना डिफिकल्ट होगा? क्लियरली स्टूडेंट्स आप समझ रहे इसको रोकना डिफिकल्ट होगा, इसको रोकना आसान होगा। ठीक, क्योंकि भले दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं लेकिन ये बहुत भारी है ना, भारी चीजों को रोकना मुश्किल होता है, हल्की चीजों को रोकना आसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप मोमेंटम के टर्म में अगर देखेंगे तो यहां पे फिर से मोमेंटम ज्यादा है इसलिए डिफिकल्ट था रोकना। यहां पे मोमेंटम जो था वो कम था इसलिए आसान था रोकना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स अपने लेवल पे कि मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब होता है कि उस चीज को रोकना डिफिकल्ट होगा। क्या तो उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा हो, इन दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट को रोकना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। जैसे देखो एक बुलेट देखते हैं स्टूडेंट्स। बुलेट बहुत छोटा होता है, उसका मास कम होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा। एक बुलेट को रोक सकते हो क्या? नहीं, एक बुलेट को रोकना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो किसी भी चीज को चीर के निकल जाती है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसको रोकना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी आपको फील आ रही होगी स्टूडेंट्स की मोमेंटम का क्या फिजिकल मीनिंग है। चलो स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात हम देखना चाहते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, वो है कि मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा अभी तक, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और कई बार उनको आपस में कंपेयर किया जाता है और उसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। इसलिए हम इस कंपैरिजन को देखना चाह रहे हैं कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको सिचुएशन से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि सपोज कर लें स्टूडेंट्स, ये दो बॉल है, ये भी मास m और ये भी मास m का, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v और ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, ठीक। अगर हमें इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम बताना हो, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम, देखो टोटल मोमेंटम तो कितना बताएंगे? सोचिए जरा, टोटल मोमेंटम बताने के लिए स्टूडेंट्स इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम करेंगे, दोनों बॉल का मोमेंटम निकाल के ऐड करेंगे, तो p1 प्लस p2 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसका मोमेंटम अगर हम m इंटू वी लिखेंगे तो इसका जो मोमेंटम है वो माइनस एम वी लिखना पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि इसके मोमेंटम की डायरेक्शन राइट की तरफ है और इसके मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। मोमेंटम इज अ वेक्टर। ठीक, तो नेट मोमेंटम हमारा जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेट मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, डायरेक्शन कंसीडर करते हुए ऐड करेंगे। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट्स अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए सिस्टम की, इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? फिर से दोनों बॉल की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते टाइम
हमने डायरेक्शन की बात नहीं की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे देखो एक और अच्छी सिचुएशन हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये ग्राउंड है सपोज करें, और ये एक बॉल आती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ग्राउंड पे एक बॉल गिरती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये टकरा के रिबाउंड करेगी, बाउंस करेगी ऊपर, बाउंस करके ऊपर जाती है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ है? क्या इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है स्टूडेंट्स? आप बताएं मुझे। ऑब्वियसली मोमेंटम हैज चेंज्ड। क्यों मोमेंटम चेंज हो गया है? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है और यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोमेंटम हैज चेंज। पहले मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे थी, अब मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर है। बट हाँ ऑब्वियसली अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज सेम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरीके से, गोल 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 घूम रही है, ठीक है, उसका मास m है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, हाफ mv², वो कांस्टेंट है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है ना। यहां पर बॉल है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, जब बॉल यहां पर आ जाएगी स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो सिंपल सा पॉइंट है कि एक जो है मोमेंटम वेक्टर है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, जो आपको बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मोमेंटम, देखो मोमेंटम जो है वो m इंटू वी है स्टूडेंट्स, हमने देखा है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स ये तो आ जाएगा dp अपॉन dt, मास तो किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है तो m dv अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो dp बाई dt हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स m इंटू dv बाई dt क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन, और न्यूटन्स लॉ से m इंटू a क्या होगा? m इंटू a, दैट इज फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू dp अपॉन dt स्टूडेंट। ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो क्या फिजिकल मीनिंग है इस इक्वेशन का वो भी देख लेते हैं। किसी भी चीज का फिजिकल मीनिंग देखने की कोशिश करनी चाहिए हमें फिजिक्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग कि अगर किसी चीज में फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जैसे आप देखें सपोज करें ये बॉल है स्टूडेंट्स, ठीक है, दो बॉल सपोज कर लें आप, ठीक, और इस पे कम फोर्स लग रहा है और इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। ये जो बॉल है स्टूडेंट इस पे कम फोर्स लगा रहे हैं और ये जो बॉल है इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। मतलब स्टूडेंट इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा, इसका मोमेंटम चेंजेस फास्ट। इस केस में मोमेंटम बहुत फास्ट चेंज होगा जबकि इस केस में मोमेंटम स्लो चेंज होगा। इसका मतलब ये कि ये बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप होगा, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप होगा, और ये जो है धीरे 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 स्पीड अप होगा, ठीक है। ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा मतलब जल्दी जल्दी स्पीड अप होगा, जल्दी जल्दी भागेगा, और ये धीरे धीरे स्पीड अप होगा, जो कि लॉजिकल है स्टूडेंट्स, ठीक बात है। देखिए स्टूडेंट्स फिजिक्स के हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, तो आपको पता ही है। तो वैसे ये जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स उसकी भी यूनिट होती है जिसकी हमने बात नहीं की है, शायद आपको पता भी हो कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। तो इस फॉर्मूले से मोमेंटम की यूनिट निकाली जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? फोर्स की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, फोर्स की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ टाइम, सो दैट इज न्यूटन सेकेंड। दिस इज एक्चुअली द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक। Okay, now we are going to see an important thing regarding momentum, देखो स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे बॉल्स हैं, और इसको हम अपना सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हैं तो उसको हम एक सिस्टम लेके सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास के बारे में तो हमने पढ़ा ही है स्टूडेंट्स। तो ये जो सिस्टम है हमारा उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, सेंटर ऑफ मास। और अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या बॉल्स जो है वो मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो ये इधर जा रहा है, 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 सब किधर ना किधर मूव कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा स्टूडेंट्स वो भी किधर ना किधर जा रहा होगा। तो सपोज करो इधर जा रहा है, ठीक। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है स्टूडेंट्स उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का मतलब किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डैश 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 डिवाइड बाई टोटल मास डिवाइड बाई कैपिटल M, मतलब यहां पे क्या है? टोटल मास, कैपिटल M इज टोटल मास, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमने देखा है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, M को हम इधर लेके अगर लिखें तो M इंटू VCM हमारे पास आ जाएगा टोटल मास। ऐसा करते हैं यहाँ पे T लिख लेते हैं जिससे फील आए कि टोटल मास है, यह आ जाएगा M1 इंटू V1। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, चलो वेक्टर फॉर्म में लिखना और एक्यूरेट है क्योंकि इसलिए लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ,
प्लस डैश डैश डैश, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें इस टर्म पे, ये टर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये टर्म क्या है। जैसे सबसे पहले ये टर्म क्या है, ये जो टर्म है m इंटू v1, दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज दिस टर्म स्टूडेंट्स, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। व्हाट इज दिस टर्म स्टूडेंट्स, दिस इज मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। वैसे यहां पे जो डिफरेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स हैं, जिनको हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। ये पहले वाले का मोमेंटम है, ये दूसरे वाले का मोमेंटम है, ये तीसरे वाले का मोमेंटम है, एंड सो ऑन, और सबको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज दैट, दैट इज टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहां से वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे पास क्या आ रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका हम कई जगह पे यूज करेंगे। इस इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, अगर हमारे पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो एक सिचुएशन लेके मैं आपको और समझाता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सोचो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे 5 kg का, जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है, और एक और ऑब्जेक्ट है 5 kg का जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। तो हमारे सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका क्या है टोटल मोमेंटम निकालने का, आप देखें पहला तरीका तो ये स्टूडेंट्स कि दोनों के मोमेंटम निकाल के ऐड कर दो, सिंपल। टोटल मोमेंटम निकालना है तो इसका मोमेंटम निकाल लो, इसका मोमेंटम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मोमेंटम लिखेंगे तो क्लियरली 5 इंटू 10 50 आ जाएगा, और इसका मोमेंटम तो 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम विल बी स्टूडेंट्स 50, ठीक है। और दूसरा तरीका स्टूडेंट्स है इस फॉर्मूले के हेल्प से जो हमने अभी अभी सीखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो बेसिक तरीका कि दोनों का मोमेंटम निकाल के ऐड कर दो, और एक ये वाला तरीका जो हमने अभी अभी सीखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिससे कि हम लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। टोटल मास तो 5 + 5 10 हो गया, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कि आप समझ ही रहे होंगे कितना आएगा, फिर भी मैं क्विकली निकाल देता हूं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, so that will be 5 into 10 plus 5 into 0, 5 into 10 plus 5 into 0 divide by 5 plus 5, ये आप निकाल के देखना, this will come out to be 5 meter per second, ठीक। तो this will be 10 into 5, that is once again 50, ठीक। तो देखो दोनों तरीके से मोमेंटम सेम आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक तरीका है, ये एक और तरीका है हमारे पास टोटल मोमेंटम किसी सिस्टम के निकालने का। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक फैन है जो रोटेट कर रहा है स्टूडेंट्स, इसका मोमेंटम बताओ, इस रोटेटिंग फैन का मोमेंटम बताओ। तो आप सोचिए इसका मोमेंटम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो ये ब्लेड है, ये घूम रहा है, चल रहा है, इसका मोमेंटम निकालना है, इस ब्लेड का, इस ब्लेड का, इस ब्लेड का, मतलब इट इज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे ना तो बहुत ही आसान है। इस फॉर्मुले से हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज सिंपली टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस फैन का सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं, उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। देखो फैन का सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लगती है स्टूडेंट्स आपको, इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास दैट इज 0, तो इज सिंपली 0। पर इस रोटेटिंग फैन का जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का कैसे अच्छे से यूज हो सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड लेट मी टेल यू ये आपके जीवन का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जा सकता है, और आज वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट दिन है। ये तारीख आप नोट कर ले, अपना बर्थडे भले ना सेलिब्रेट करें, लेकिन ये दिन आपको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 3 4 कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि इधर उधर मूव भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास की किधर की तरफ कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, उस पे नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। मतलब जैसे ये दोनों बॉल्स हैं, ये हो सकता है कि आपस में एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे पे हो सकता है कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे इस वीसीएम के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या आप, इस वीसीएम के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में हमने ये देखा है कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, होता है ऐसा।
एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर मास। क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 हम बोल रहे हैं तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इक्वल टू 0। सही है। अब देखो एक्सेलरेशन अगर 0 है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी का हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इस साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये आप देखें क्या है, इस सिस्टम के लिए ये टर्म क्या है, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो टर्म है दैट इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड दिस टर्न्स आउट टू बी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है हमारा कि एफ एक्सटर्नल अगर सिस्टम पे 0 है, अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ external force on a system is 0, if external force on a system is 0, momentum of system remains conserved, momentum of system remains conserved। जैसा कि हमने प्रूव किया स्टूडेंट्स। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये आइडिया आपको क्लियर होगा। हो सकता है अभी आपको थोड़े डाउट्स हो, बट आप पेशेंस रखें, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स क्या है, दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, ए का मास है 50 kg, बी का मास है 100 kg, और जैसा आपको लग रहा होगा दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं स्टूडेंट्स, अभी दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, बी पुशेज ए, बी पुशेज ए, ये जो बी है भारी, आप देखो 100 kg का, बहुत बलवान समझता है अपने आपको, तो ये जो बी है वो ए को धक्का देता है, ए को धक्का देता है। तो आप देखो ए जो है वो इधर की तरफ चल जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो इधर जाने लगता है। तो बी कितने स्पीड से जाने लगेगा ये हमें बताना है, बी की स्पीड अब कितनी होगी ये बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सोचो कि बी इधर क्यों जा रहा होगा, बहुत सिंपल है, आप न्यूटन्स थर्ड लॉ के फॉर्म में सोच सकते हो कि बी इधर क्यों जा रहा होगा। देखो बी ने ए को इधर धक्का दिया, ठीक है, बी ने ए को इधर धक्का दिया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ए भी बी को उतना ही धक्का इधर दे रहा है। ठीक है, बी ने ए को इधर धक्का दिया जिसके कारण वो इधर जा रहा है, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ से ए जो है वो भी बी को इधर ही धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, तो बी भी इधर जाएगा। अब वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है ये पता करना है स्टूडेंट्स। तो देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो मैंने पहले यहां पे बॉक्स बना रखा है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये बॉक्स में जो है हमारा सिस्टम हो गया। अब देखो जब ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या वो फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जब बी ए को धक्का देता है तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स है। तो इस सिस्टम का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो, जीरो। तो क्योंकि सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स, 0 + 0, ए का मोमेंटम 0, बी का मोमेंटम भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स, तो देखो बी का फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं इसका मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 100 इंटू वी, इसका मास जो है वो 100 kg है। और ए का मोमेंटम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसका मोमेंटम पहले तो इधर है तो हम निगेटिव लिखेंगे, कितना, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए था तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल के बराबर कर दिया। इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम मैंने लिखा इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी और इसका मोमेंटम भी मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 = 100v - 500, तो यहां से आ जाएगा 100v = 500, इट मींस वेलोसिटी इज 500/100, सो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की बी जो है इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे कंजर्वेशन मोमेंटम का यूज किया, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा था तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और उसको इक्वेट करके हमने आंसर निकाला स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। ये एक बॉल है स्टूडेंट्स, इसका मास दिया हुआ है, एक और बॉल है आप देख सकते हो उसका भी मास दिया हुआ है। ये जो बॉल है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है और इस बॉल से टकराने वाली है। ठीक है, ये भी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, देखिए आपको कोई वेलोसिटी नहीं लिखी हुई है, मतलब ये रेस्ट पे। ठीक है, ये आता है और इसे टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, टकराएगा तो इस बॉल को आगे धक्का देगा, धक्का देगा तो ये बॉल जो आगे जाती है, कितनी स्पीड से आगे जाती है ये हमें बताना है। और टकराने के बाद इस बॉल की स्पीड 2 हो जाती है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो आप इसको सिस्टम ले लो अपना, इसको सिस्टम ले लो। अगर हम इसको सिस्टम ले लें तो जब ये दोनों बॉल टकराएंगे तो वो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे वो वंस अगेन 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है स्टूडेंट्स, इसका प्लस इसका, इसका कितना लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, देखो 0.2 × 5 प्लस इसका दैट इज 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
तो इसका फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स दैट इज 0.2 इंटू वेलोसिटी दैट इज 2, और इसका फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स दैट इज 0.1 इंटू वी। देखो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.1 वी, तो यहां से 0.1 वी आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.6, तो यहां से वी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो बॉल है वो टक्कर खाने के बाद इधर जाएगी विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो ना कितना इजी होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना। ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देखो ये ट्रेन की एक बॉगी है, ट्रेन की एक बॉगी है जिसका मास है m, और जैसा कि आपको दिख रहा है ये रेस्ट पे, पीछे से एक दूसरी बॉगी आती है स्टूडेंट्स जिसका मास भी m ही है और वो 10 की स्पीड से चलती हुई आ रही है, ठीक है, 10 की स्पीड से चलती हुई आ रही है। तो ये आपके से टकराएगी, बी से टकराएगी, टकरा के चिपक जाती है, उसे चिपक जाती है। अब ये दोनों कितने स्पीड से आगे जाएंगे ये हमें बताना है, ये दोनों आप कितने स्पीड से आगे जाएंगे हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखो इसको हम अपना सिस्टम ले लेंगे, इन दोनों बग्गी को, ठीक है। तो जब ये दोनों टकरा रहे हैं तो इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से तो कोई इन पे कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया स्टूडेंट 0। इट मींस बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, देखो 10 इंटू एम, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस दिस वो 0। फाइनल मोमेंटम इन दोनों का मिला के टोटल मास 2m इंटू वेलोसिटी दैट इज v0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं v0 आ जाएगा हमारे पास m इंटू 10 डिवाइड बाई 2m, सो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी दोनों मिलकर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाएंगे स्टूडेंट। बहुत इजी था, आप पहले ऐसे भी सोच सकते थे ओडेल जी कि इसका मोमेंटम तो 10m था, ठीक है, और इसका तो 0 था, तो टोटल मोमेंटम 10m ही था। अब मास क्योंकि 2m हो गया है दोनों का मिला के, और दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली जो वो आधी होनी थी 5, ताकि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम हो जाए। चलो स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन देखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वेक्टर का यूज होता है, ठीक है, पर घबराया नहीं, आप समझ जाएंगे। ये एक बॉम्ब है स्टूडेंट्स, एक बॉम्ब है, बॉम्ब जिसका मास है m, ठीक है, ये एक्सप्लोड कर जाता है, फूट जाता है। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि वो 3 पार्ट्स में टूट रहा है, आप देख सकते हो बॉम्ब, और तीनों इक्वल मास के बन रहे हैं, m/3 m/3 m/3। ये जो टुकड़ा है टूट के वो इधर जाता है 3 की स्पीड से, ये टुकड़ा नीचे जाता है 4 की स्पीड से, ये टुकड़ा कितनी स्पीड से जाएगा स्टूडेंट्स ये बताना है। देखो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो बॉम्ब है इसको हम अपना सिस्टम ले लेंगे। तो जब ये बॉम्ब फुट रहा है, जब ये बॉम्ब फुट रहा है तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये तो रखा हुआ था अपने आप फुट गया, तो उसके अंदर कुछ हुआ ना जिसका वो फुटा, बाहर से तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो यहां पे 1 सेकंड एक्सटर्नल फोर्स क्या है स्टूडेंट 0, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम जो है उसको हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बॉम्ब जो है वो तो रेस्ट में शुरू में 0। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी। कंजर्वेशन मोमेंटम से अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो है वो 3 की स्पीड से इधर जा रहा है, ये 4 की स्पीड से इधर जा रहा है, ये कितने स्पीड से जा रहा है कैसे पता करें। देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ताकि टोटल मोमेंटम 0, ये ऐसे जाएगा ताकि टोटल मोमेंटम 0, ठीक है। अब देखो हम ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। पहले इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना था 0, अभी भी इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए 0। तो वो 0 कब होगा, जब इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी 3 होगी, इधर की तरफ वेलोसिटी 3 होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम 0 कब होगा स्टूडेंट्स, जब इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 4 होगी, क्योंकि इसकी नीचे की तरफ 4 है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स उसकी इधर की तरफ वेलोसिटी 3 होनी चाहिए एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी 4 होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देखना 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें क्या है कि एक ट्रॉली है या बग्गी है, बग्गी कोई ट्रॉली बोल रहे हैं अपन, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और आदमी और ट्रॉली दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं 10 की स्पीड से, ठीक है। अब देखो उसमें कुछ सिचुएशन है, आप पढ़ना। सिचुएशन में ये है, पहले सिचुएशन में है कि आदमी आगे जंप कर जाता है, ट्रॉली से आगे जंप कर जाता है। फिर एक सिचुएशन है कि आदमी पीछे जंप कर जाता है। तो इन सब केसेस में हमें ये बताना है कि ट्रॉली की स्पीड कैसे चेंज होगी, मतलब बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट होगी, ट्रॉली की स्पीड कैसे चेंज होगी। स्टूडेंट्स में कोई कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग लगाना है बस। आप सोचो, आप सोचेंगे, आप मुझे आंसर बताएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपने सोचा होगा, पॉज करके सोचा होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक मोमेंटम का यूज तो होगा ही एक तरीके में, क्योंकि मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट उसके बिना भी कर सकते हैं और वो ज्यादा आसान भी है इनफैक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं न्यूटन्स लॉ का यूज करके। देखो स्टूडेंट्स आप पहले अंदर बैठे थे, अब आप सोचो कि आप बाहर जंप कर गए, तो आप खुद सोच के देखो, आप फील लेके देखो कि आप अंदर बैठे हो, ठीक है, और ट्रॉली जो है वो आगे जा रही है आपके साथ साथ, आप अंदर बैठो।
अगर आप आगे जंप कर रहे हो तो पैर से आप ट्रॉली को पीछे धक्के दोगे। आप आगे जंप कर रहे हो तो पैर से आपको ट्रॉली को पीछे धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रॉली जा तो आगे रही है, अपने पैर से इसको पीछे धक्का दिया तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी ट्रॉली की। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में मैन जंप्स बैकवर्ड। इसमें क्या हो रहा है कि ट्रॉली और आदमी आगे जा रहे थे 10 की स्पीड से, अब जो आदमी है ना वो पीछे जंप कर गया, पीछे। अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि आप बैठे हुए थे, आप पीछे जंप कर रहे हो, इधर की तरफ जंप कर रहे हो। अब आप इधर की तरफ जंप कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो पैर से आप ट्रॉली पे इधर धक्का दे रहे होगे। सही है, आप इधर जंप कर रहे हो तो पैर से आप ट्रॉली पे इधर धक्का दे रहे हो, और ट्रॉली इधर ही जा रही है, आप भी इधर ही धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो आंसर यही है हमारा। पहले केस में स्पीड कम हो रही है, दूसरे में बग्गी की स्पीड बढ़ रही है। अब देखो यहां पे हमने मोमेंटम का कोई यूज नहीं किया है, मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या करेंगे मोमेंटम के लिए स्टूडेंट्स, इसको हम अपना सिस्टम लेंगे। ठीक है, और इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि आदमी और ट्रॉली दोनों 10 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप ये सिचुएशन कंसीडर करो कि आदमी जो है वो आगे कूद चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है, आदमी प्लस ट्रॉली हमारे सिस्टम में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि आदमी जब जंप कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे। आदमी और ट्रॉली आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे आपस में फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। ठीक है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो मोमेंटम पहले था वही बाद में रहेगा, बाद। अब देखो पहले ट्रॉली 10 से आगे जा रही है, आदमी आगे जंप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स कि आदमी की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन 10 होगी। आदमी, ट्रॉली और आदमी पहले 10 से आगे जा रहे थे, आदमी आगे जंप कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड 10 से ज्यादा है। तो देखो आदमी के मोमेंटम के बारे में क्या बोल सकते हैं, पहले उसकी स्पीड 10 थी, बाद में 10 से ज्यादा है, तो आदमी का मोमेंटम बढ़ गया ना, आदमी का मोमेंटम बढ़ गया है, तो ट्रॉली का मोमेंटम कम होना पड़ेगा, तभी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आदमी का मोमेंटम बढ़ गया है तो ट्रॉली का मोमेंटम कम होना पड़ेगा, यानी उसकी स्पीड कम होनी पड़ेगी। हो गया स्टूडेंट्स। उसी तरीके से आप इसमें भी सोच सकते हैं, जब आदमी पीछे जंप करता है, देखो इसमें मैं बना रहा हूं, तो ये हमारा ट्रॉली है और आदमी जो है वो पीछे जंप कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आदमी पीछे जंप कर गया, ये हमारा सिस्टम। फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। देखो आदमी जो है वो उसकी स्पीड तो भी इधर हो गई, ठीक, तो आदमी का मोमेंटम तो निगेटिव हो गया। पहले आदमी और ट्रॉली दोनों का मोमेंटम पॉजिटिव था, अब आदमी का मोमेंटम निगेटिव हो गया। भाई साहब आदमी का मोमेंटम निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, ट्रॉली का मोमेंटम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी टोटल मोमेंटम पहले जितना रहेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह से मोमेंटम से भी सोच सकते हैं। चलो लास्ट वाला देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तरीका तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया होगा ना आपको, ये बहुत आसान है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है लोगों को, बट अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हुई है ना सॉल्व। ठीक है, मैन पुशेस अ ट्रॉली सिटिंग इनसाइड ओनली, ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आदमी अंदर बैठा हुआ है, पहले भी अंदर बैठा हुआ था, और दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं 10 की स्पीड से। अब आदमी क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुश कर रहा है, ऐसे अंदर से ट्रॉली को धक्का दे रहा है, अब बताना है कि ये ट्रॉली की स्पीड को क्या होगा, समझ रहे हो ना, ट्रॉली के अंदर बैठा हुआ है और धक्का दे रहा है उसको, अब बताना है कि ट्रॉली की स्पीड क्या होगा। क्या लगता है क्वेश्चन? देखो आदमी जब धक्का दे रहा है अंदर, तो क्या वो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है सिस्टम पे? नहीं, वो तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहेगा, ठीक है, तो पहले जो स्पीड थी 10, वही स्पीड 10 अभी भी रहेगी। इस केस में कोई स्पीड का चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अभी भी अंदर से फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स वही लगा रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो फाइनल भी 10 ही रहेगी। ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या देखो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन प्लैंक। अच्छा देखो, पहले ये आदमी को देखो आप, जिसका मास है 100 kg, बहुत मोटा आदमी है, 100 kg मास है उसका, वो एक प्लैंक पे खड़ा है जिसका मास है 50 kg। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक, तो आदमी जब है आगे की तरफ चलने लगता है प्लैंक पे, पहले रेस्ट पे था, प्लैंक और आदमी दोनों रेस्ट पे थे, अब आदमी जो है वो आगे की तरफ चलने लगता है। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन प्लैंक विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। आदमी आगे मूव करने लगता है विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अब आगे तक मूव करने लगता है विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड मैन इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक, तो जब आदमी आगे चलने लगता है तो आदमी और प्लैंक दोनों की स्पीड हमें निकालनी है ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो
तो आदमी की स्पीड v1 मान लेते हैं, मान लो वो v1 से आगे जा रहा है। प्लैंक का क्या लगता है आपको, प्लैंक किधर जाएगा, प्लैंक किधर जाएगा, देखो आदमी जब आगे चलेगा, आप ध्यान दो, आदमी आगे चलेगा तो प्लैंक पे पीछे धक्का देगा, उसके पैर से पीछे धक्का देगा, तो प्लैंक पीछे जाएगा v2 से। ठीक है, सही है, प्लैंक पीछे जाएगा v2 से। समझ में आपको, आदमी जब चलेगा ना तो पैर से पीछे धक्का देगा प्लैंक को, तो प्लैंक पीछे जाएगा v2 से। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको अगर अपना सिस्टम ले लें, प्लैंक प्लस आदमी को, तो आदमी जब चल रहा है तो वो तो इंटरनल घटना है, बाहर से तो कुछ हो नहीं रहा है इस सिस्टम पे। आदमी प्लैंक पे फोर्स लगा रहा होगा, प्लैंक आदमी पे भी, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, सब कुछ रेस्ट पे था, सही बात है। फाइनल मोमेंटम 100 इंटू v1 माइनस 50 इंटू v2, तो यहां से आ जाएगा 2v1 इक्वल्स टू v2। ठीक, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व क्यों, एक ही क्वेश्चन है, वेरिएबल 2 है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन प्लैंक विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10, विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10। आदमी चलने लगता है विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10, मतलब आदमी की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक 10 दिया हुआ है। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक 10 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, v1 प्लस v2, आदमी आगे जा रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देख सकते हो, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट v1 एंड v2, दैट विल बी आवर आंसर। तो कई बार मोमेंटम वाले चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन भी यूज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके गाइस, देखो इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहता हूं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और कई सारे जो बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे एक्चुअली, जिसे क्वेश्चंस लोग करते हैं जनरली, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इंडियन आर्मी का टैंक है, टैंक ये रॉकेट फायर करता है, रॉकेट देखो इनके अंदर एक छोटा सा रॉकेट है, ये जो पूरा टैंक है अपने रॉकेट के साथ आगे जा रहा है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2। ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ 2। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द टैंक ऑफ टोटल मास 110 kg, इस टैंक का टोटल मास है 110 kg, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वो आगे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इट फायर्स अ रॉकेट ऑफ मास 10 kg। अच्छा, ये एक रॉकेट फायर कर रहा है जिसका मास है 10 kg, मतलब बचा हुआ जो पार्ट है उसका मास 100 हो जाएगा, टोटल मास 110 है। इट फायर्स अ रॉकेट ऑफ मास 10 kg विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 विद इटसेल्फ, विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 विद इटसेल्फ। प्लीज नोट, क्या इस रॉकेट की वेलोसिटी 10 है स्टूडेंट्स? नहीं, ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी 10 नहीं है। इसकी वेलोसिटी अगर हम v1 ले लें और इसकी वेलोसिटी v2 ले लें, तो ये जो 10 दिया हुआ है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू टैंक इज 10, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक इज 10। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को हमने v1 ले लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक इसको v2 ले लिया, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक, करना क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये v1 निकालना है, ये v1। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, पहली गलती तो यहां पे ये होती है कि इसकी वेलोसिटी 10 नहीं दी हुई है, इसकी वेलोसिटी टैंक के फ्रेम में दी हुई है, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास बनेगी पहले। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स एक और कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, जैसे ये चीज हमने लिखी, ये चीज लिखी, अब देखो यहां ये ठीक है, ये भी ठीक है, अब ये जो स्टेप है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ टैंक की जब बात होती है, टैंक की, देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ टैंक की बात जब होती है, तो देखो टैंक की इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल वेलोसिटी कुछ v2 है जो हमें अभी पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 2 रखी जाए या फाइनल वेलोसिटी v2 रखी जाए। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 2 रखी जाए या फाइनल वेलोसिटी v2 रखी जाए, ये कंफ्यूजन होता है एक बहुत बड़ा यहां पे, कि यहां पे जो टैंक की वेलोसिटी है वहां पे टैंक की इनिशियल वेलोसिटी रखें या फाइनल वेलोसिटी रखें। अब देखो क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी लेना है तो इनिशियल लेंगे, लिखा हुआ है फाइनल लेना है तो फाइनल लेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, जैसा कि यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 विथ इटसेल्फ। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी लेनी है या फाइनल वेलोसिटी लेनी है टैंक, तो उस केस में हमेशा हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो हमने v2 लिखा है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे लोग कंफ्यूजन होता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो टैंक की हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे एक बात तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन मोमेंटम तो यूज होगा ही, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है देखें, 110 टोटल मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 2। फाइनल मोमेंटम रॉकेट का 10 इंटू v1 और ये जो है टैंक उसका 100 इंटू v2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मेन चीज जो थी वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया इस क्वेश्चन में।